नमस्कार साथियों, मैं मनीष पिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारियां बिल्कुल शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद आपकी तैयारियां चल रही होंगी। उन्हीं तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं लेकर के आया हूं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 4 कार्यपालिका दी एग्जीक्यूटिव का लेक्चर नंबर 4। आइए जानते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आज हम कवर करेंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। अब जो जैसे कि भगवान कहते हैं जो बने हैं वो हटेंगे, मतलब जो उन्होंने जन्म लिया उनका मरण तय है, तो इसी प्रकार से मैं भी कहता हूं जो निर्वाचित हुआ उसे हटाना भी होगा। तो या तो वो 5 साल का निर्वाचन कंप्लीट होने के बाद हट जाता है या उसको बीच में भी हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति साहब को जो बीच में हटाने की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं महाभियोग। क्या कहते हैं बच्चों? महाभियोग, इंपीचमेंट। ठीक है, तो आज हम राष्ट्रपति साहब के इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानेंगे और उनके महाभियोग के बारे में जानेंगे। इलेक्शन प्रोसीजर का एक स्पेशल वीडियो अपन ने बनाया भी था जब अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति बनी थी। उनके चुनाव के पहले वो प्रथम वीडियो हमारे चैनल पे आया था, वो वीडियो आप लोगों ने देखा भी होगा, खूब प्यार भी उसको दिया, परंतु आपने महाभियोग नहीं जाना। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि आज तक देश में कितने राष्ट्रपतियों पे महाभियोग करा गया है, ये महाभियोग की क्या है, ये सब पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया। आप कभी भी है ना, हमेशा जीवन में एक बात ध्यान दीजिएगा, शब्दों को बहुत फोकस करिएगा, शब्दों को बहुत अच्छे से देखिएगा। और हिंदी के शब्दों में तो सच में बहुत कुछ आपको उस शब्द से बहुत कुछ समझ में मिल जाएगा। अब देखिए, राष्ट्र का मतलब आपको सबको पता है क्या होता है? देश। क्या होता है? देश। और पति का अर्थ क्या होता है? पति का अर्थ क्या होता है? अब ये मत कहना सर जो पत्नी के साथ होते हैं वो पति हैं। ठीक है, हस्बैंड वाले पति की बात कर रहे हो, फिर यहाँ पे तो नेशन हस्बैंड आना चाहिए, ये पति का बात नहीं। पति जब भी कहीं पे लगता है तो पति शब्द दर्शाता है बेटा मालिकाना हक को, या आप कह सकते हैं स्वामित्व को दर्शाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति, तो करोड़पति मतलब करोड़ों रुपए का मालिक कौन बनेगा, उन पे स्वामित्व, उनका स्वामी कौन होगा, उन पे किसका अधिकार होगा, तो वो कहलाता है करोड़पति। हम कहते हैं लखपति, लाख रुपए का जो मालिक बनेगा वो है लखपति। ठीक है, तो इसी प्रकार से राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति मतलब देश का मालिक, देश की जो सर्वोच्च स्थान है उस पे जाकर के बैठने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है। तो राष्ट्र, देश किसके हाथों में होगा, उसका देश पे किसका अधिकार होगा, किसके पास उसका स्वामित्व होगा, किसके पास मालिकाना हक होगा? राष्ट्रपति के पास होगा। इसीलिए हम राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रथम नागरिक हम भारत का कहते हैं, क्योंकि वो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और वो क्या है? राष्ट्रपति हैं, देश के मालिक हैं। तो जब भी आपको पति शब्द नजर आता है तो पति शब्द से आपको स्वामित्व या मालिकाना हक देखने को मिलता है। राष्ट्रपति, करोड़पति, लखपति, ठीक है, अलग अलग जो पति हैं, अलग अलग पतियों में आप नजर डालेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वो मालिकाना या स्वामित्व हक को दर्शाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे देश के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ एक नाम मात्र की पोस्ट है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के लिए पर नाम मात्र की पोस्ट होने के साथ साथ राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां, कुछ पावर भी दिए गए। ठीक है, राष्ट्रपति को सिर्फ इतना भी कमजोर हमारे संविधान निर्माता नहीं बनाना चाहते थे कि उनको बिल्कुल भी सीरियसली ना लिया जाए, और इतना मजबूत भी नहीं बनाना चाहते थे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में रोज लड़ाइयां हों, क्योंकि प्रधानमंत्री भी संसदीय प्रणाली में बहुत ज्यादा ताकतवर है, और अगर राष्ट्रपति को भी संविधान निर्माता ताकतवर बना देते तो दोनों में रोज क्या होता? झगड़ा होता, और कोई भी हमारे देश में कानून नहीं बन पाता है। हम कह सकते हैं कि देश में कोई भी काम नहीं हो पाता। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़े प्रेम भाव से राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां दी, और परंतु वो नाम मात्र उनको रखते हुए उनको सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बिठाया। तो वो राष्ट्रपति किस प्रकार से चुना जाता है? सवाल हमारे दिमाग में आता है कि कौन राष्ट्रपति बन सकता है? क्या आप राष्ट्रपति बन सकते हैं? क्या मैं राष्ट्रपति बन सकता हूं? देखो यहाँ पे, और पति के अर्थ से कोई मतलब ये नहीं कि पुरुष ही बनेगा। ठीक है ना, हम भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं में रह रहे हैं, हम उस संविधान को पढ़ते हैं, हम उस संविधान को मानते हैं जिस संविधान ने सबसे कमजोरों को सबसे ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया है, उस संविधान की बात करते हैं। भारत के संविधान की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। तो मानवता को सर्वोपरि हमारा संविधान रखना, सभी मानवों को एक बराबर रखा है, तो यही भारत के संविधान की पहचान है। तो यहाँ पे चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी देश के उस पद पर पहुंच सकता है। पर ऐसी क्या योग्यता है हमारे देश के संविधान ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तय करी है? आइए जानते हैं।
योग्यता, वह भारत का नागरिक हो। देखिए, और राष्ट्रपति के चुनाव की एक बात आपको और बताता हूं कि भारत में जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र है, वो आपको बिल्कुल क्लियर है। हम लास्ट के लेक्चर से ये बात पढ़ते वाले हैं। आप हमारे देश के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को देखते हैं और आप अमेरिका के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को देखते हैं। देखिए, मैं कभी कोशिश ही करूंगा, जब भी मुझे समय मिलेगा, मेरी पूरी कोशिश है आप लोगों के लिए कि राष्ट्रपति में किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया होती है वो आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर के आऊं। चाहे वो वीडियो 45 मिनट का, 50 मिनट का, 1 घंटा, 1.5 घंटा, कितनी भी देर का जाए, पर वो एक वीडियो बिल्कुल डिटेल एनालिसिस के साथ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊं। फ्रांस में जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद है उसके चुनाव किस प्रकार से होते हैं, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, जो अलग अलग देश की जो अलग अलग सबसे ताकतवर पोस्ट हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, राष्ट्रपति की हो, उन पोस्टों पे थोड़ा सा ध्यान दें, उन पे जिक्र करें। और फिर दूसरे देशों के संविधान को जानना और दूसरे देशों के, आप अगर शासन व्यवस्था को समझते हैं तो सबसे बेहतरीन बात यह होगी कि आप देख पाएंगे कि हमारा जो संविधान है उसमें कौन सी चीज बेहतर है या हम उसमें और बेहतर कर सकते हैं। मतलब ये जो शासन व्यवस्था, ये उस देश की तुलना में 100 गुना हमारे बहुत बेहतर, बहुत बेहतरीन, पर इस व्यवस्था में थोड़ा सा हम वहां की तुलना में यहाँ और भी अच्छा कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अलग अलग जो देश के सर्वोच्च पदों के हैं उनकी जो शासन व्यवस्था उनको समझने की कोशिश करें, अलग अलग चीजों पे, अलग अलग विचारों पे हम कभी कभार अलग अलग वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खूब भरपूर उसको प्यार दोगे और उनको आगे बढ़ाओगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं भारत का नागरिक को। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो उसको क्या है, वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। मैंने क्या कहा, जो राष्ट्रपति जीत बनेगा वो देश का प्रथम नागरिक होगा। तो प्रथम नागरिक बनने के लिए जरूरी तो है ना कि आप क्या हो, भारत का नागरिक हो। अगर आप भारत के ही नागरिक नहीं हो तो प्रथम नागरिक कैसे कहलाओगे। तो जरूरी क्या है कि आप प्रथम नागरिक बनने के लिए पहले भारत के नागरिक हो। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, मतलब उसकी जो उम्र है वो 35 साल की हो चुकी हो, 35 से छोटी उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, 35 वर्ष की उम्र ही पूरी होनी चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त हो। लोकसभा का सदस्य बनने का अर्थ यहां पर यह है कि देखिए, लोकसभा का अगर सदस्य बनने के लिए जितनी भी शर्तें देश के संविधान में लिखी हुई है, देश की कानून व्यवस्थाओं में लिखी है, संसद ने कोई कानून बनाया है उनमें लिखी हुई है, वो सारी की सारी जो वैल्यूज बता रखी है, ये आप में क्वालिटीज होनी चाहिए या ये क्वालिफिकेशन आप में होनी चाहिए, तो अगर वो फुलफिल करता है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचित हो सकता है। लाभ के पद पर ना हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। काफी बार काफी लोगों को समझ में नहीं आता कि लाभ के पद पर ना होना। देखिए, वैसे मैं आपको बताऊं, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के ऊपर इतना डिस्कस आपकी किताब में नहीं करा है, आपकी किताब में बहुत शॉर्ट में डिस्कस करा है, पर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लेकर के जा रहा हूं जिससे कि आपकी जो तैयारी है कलेक्टर बनने की वो चलती रहे। लाभ के पद पर ना होने का मतलब है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड कर रखा हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का अर्थ यह होता है कि आप किसी दूसरी जगह इंगेज ना हो। ठीक है, आप दूसरी जगह आप इंगेज ना हो। आप मान लीजिए आप कुछ कहीं पे किसी सरकारी दफ्तर में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपको पहले वो पद त्यागने पड़ेंगे। आप लाभ के पद पे ना हो, कोई भी ऐसी पद पे, ऐसे पोस्ट पे ना बैठे हो जहां पर आप क्या हो, लाभ कमाने के उद्देश्य से बैठे हो, आप वहां पे नहीं रह सकते। आपको सारे पद त्याग कर करके आप देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्योंकि देश का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। और जब वो राष्ट्रपति बन जाता है तो वो ना किसी पार्टी का है, ना किसी जाति का है, ना वो किसी धर्म का है, वो सिर्फ और सिर्फ देश का राष्ट्रपति है। आज द्रौपदी मुर्मू जी को बीजेपी ने राष्ट्रपति बनाया है, ये सभी हम जानते हैं, परंतु द्रौपदी मुर्मू जी अब बीजेपी के राष्ट्रपति नहीं है, वो देश की राष्ट्रपति है, वो देश की प्रथम नागरिक है। तो यहां पर हमारे लिए जरूरी है कि जो व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बने वो बाकी सभी चीजों से हट चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना हो, वो राष्ट्रपति के पद पर जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए। देखिए, अब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन का मतलब क्या होता है, नॉमिनेशन, आपको फॉर्म फिल करना होगा। हमने चुनाव और प्रतिनिधित्व वाला पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसमें भी आपको क्या है, नामांकन देना पड़ता है कि भाई मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको नामांकन भरना होगा, उसको नॉमिनेशन, उसको फॉर्म भरना होगा। नामांकन कहां भरना होगा, इसके चुनाव कौन करवाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराएगी। अब नामांकन भरने के लिए आप अपनी पूरी सारी डिटेल्स देंगे, मेरा ये नाम है, मेरी इतनी उम्र है, मैं भारत का नागरिक हूं, जितनी भी डिटेल्स उस फॉर्म में मांगी जाएगी सारी डिटेल्स दी जाएंगी। परंतु राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो कि आपको लोकसभा के चुनाव में नहीं देखने को मिलती। लोकसभा के चुनाव में यह था कि अगर मेरी 25 साल से ज्यादा की उम्र है, अगर मेरी 25 साल से ज्यादा की उम्र है
तो मैं वहां से चुनाव लड़ सकता हूं। मुझे चाहे कोई पार्टी टिकट दे या नहीं दे, मुझे किसी का सपोर्ट मिले या नहीं मिले, पर मैं चुनाव लड़ सकता हूं। परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं हो सकता। वहां पे आपको नामांकन तो भरना ही है, आपको अपनी पूरी सारी डिटेल्स तो देनी है, उसके साथ आपको कम से कम 50 प्रस्तावक या जिसे प्रपोजल कहा जाता है, ठीक है, वो लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रस्ताव दे रहे हैं कि हाँ ये व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मैं हूं, अगर मैं राष्ट्रपति के चुनाव में उतरना चाहता हूं तो 50 व्यक्ति होने चाहिए जो क्या करें, मेरे नाम को आगे बढ़ाए कि हाँ हाँ नहीं ये व्यक्ति क्या हो चुनाव में खड़ा होना चाहिए और ये व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहिए। अब ये 50 प्रस्तावक होंगे कौन? क्या मैं आपको बुला लूं, हाँ बच्चों आ जाना, मैं कल राष्ट्रपति के लिए फॉर्म भरने जा रहा हूं, राष्ट्रपति के लिए फॉर्म भरने जा रहा हूं, चलना कल, और अपन तुम लिख देना कि हाँ हाँ मैं मनीष सर को राष्ट्रपति बनाना चाहता हूं। तो क्या ऐसे हो जाएगा? जैसा कि ये सब कुछ बताऊं कब होता है, जब आप देखते हैं लोकसभा के चुनाव होंगे या नगर निगम सरपंचों के चुनाव होंगे, जब वो फॉर्म भरने जाते हैं ना तो गाँव में बस की बस जीप की जीप भर करके ले जाएंगे, चलो भाई शक्ति प्रदर्शन करेंगे, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, आज मैं फॉर्म भरने जा रहा हूँ, ढोल धमाके के साथ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल। तो वो वहां पर होता है। पर यहाँ पे 50 प्रस्तावक हैं कौन? ये 50 प्रस्तावक होने चाहिए आपके या तो विधायक हो या आपके सांसद हो, एमएलए या एमपी ही होने चाहिए, ठीक है, एमएलए या एमपी ही होने चाहिए। ये क्यों होने चाहिए और हम क्यों नहीं, इस पे भी चर्चा करेंगे। फिर है 50 अनुमोदक। अनुमोदक को हम इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडर्स। मतलब क्या है कि जिन इन्होंने 50 ने पहले हाँ कर दी और फिर 50 बाद में हाँ जिन्होंने इन्होंने हाँ करी हम भी उसके साथ हैं। मतलब आपको सीधी सी बात ये ध्यान रखनी है कि 100 लोगों का आपके पास समर्थन होना चाहिए। जब आप नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उसके साथ 100 लोगों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए कि हाँ भाई हम इनको सपोर्ट करते हैं। और ये जो 100 के 100 लोग हैं वो एमएलए और एमपी होने चाहिए, वो चाहे किसी राज्य के विधायक हो और चाहे राज्यसभा लोकसभा के सांसद हो, वो होने चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोग क्या देखते हैं कि जब कैंडिडेट्स उतारती है तो जैसे पार्टियां उतारती हैं, जैसे बीजेपी ने उतारा, कांग्रेस ने उतारा। अब जब द्रौपदी मुर्मू जी अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने जा रही थी तो उनके साथ नरेंद्र मोदी जी गए, अलग अलग सांसद विधायक गण गए। क्यों गए? वो इसीलिए गए हैं कि हाँ भाई हम सपोर्ट में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, हम चाहते हैं द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बने और उनके नॉमिनेशन फिल जो फॉर्म है उसके साथ प्रस्तावक और अनुमोदक पे हम लोग साइन करेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सबसे पहली जो जरूरत चीज है वो नामांकन, और नामांकन में 50 प्रस्तावक और अनुमोदक होना जरूरी है। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करेगा और प्रत्येक उम्मीदवार को 15,000 रुपए जमा कराने होंगे। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा उतरना चाहता है उसको 15,000 रुपए केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कराने होंगे। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो यह राशि जब्त हो जाती है। अब देखिए एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को, 15,000 रुपए जमा कराए गए केंद्रीय बैंक में, अगर आप जीत गए तो वो आपको 15,000 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है ना। परंतु क्या होता है आप हार जाओगे तो भी मिल जाएंगे। पर एक बात ध्यान ये रखनी है कि जैसे मान लीजिए कि टोटल 30 वोट डले, एक उदाहरण छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं मैं कि मान लीजिए 30 वोट डले और उस 30 का 1/6 5, अगर आपको 5 वोट भी नहीं मिले तो वो 15,000 रुपए आपके जब्त हो जाएंगे, वो 15,000 रुपए आपके जब्त हो जाएंगे। अब आप ये सोचते हो कि सर 15,000 से जो व्यक्ति इतने बड़ी पोस्ट पे जा रहा है, ऑफकोर्स सी बात है उसका कुछ ना कुछ पॉलिटिकल करियर रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी उठा करके बीजेपी राष्ट्रपति का नाम भरवा रही है, कांग्रेस भरवा रही है, आम आदमी पार्टी भरवा रही, जानी मानी हस्तियां रही होंगी देश की और उनका काफी लंबा चौड़ा पॉलिटिकल करियर रहा होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि वो 15,000 रुपए के लिए बहुत दुख मनाएंगे, अरे मेरे 15,000 रुपए गए, ठीक है। मुद्दा जो है ना बच्चों 15,000 रुपए का नहीं है, मुद्दा 15,000 का नहीं, मुद्दा इस बात का है कि यार 5 वोट भी नहीं मिले, 5 वोट भी नहीं मिले। जमानत जब्त हम चुनाव वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हम भी जब लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं या कोई से भी चुनाव लड़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ राशि जमा निर्वाचन आयोग को करानी पड़ती है और अगर उसके 1/6 वोट हमें नहीं मिलते तो वो हमारी जब्त हो जाती है। और जब्त होने का सबसे जो नेगेटिव जाता है वो ये जाता है कि लोग कहते हैं अरे यार जमानत जब्त हो गई, मतलब 1/6 वोट भी नहीं मिले, लोवेस्ट जो वोट है वो भी आपको नहीं मिले, तो ये थोड़ा सा क्या है चिंता का मुद्दा है, एक गलत बात, एक गलत नेगेटिव इंप्रेशन व्यक्ति की इमेज पर जाता है। ओके, तो नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होगा, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 रुपए आपको जमा कराने होंगे। अब निर्वाचन मंडल के सदस्यों, देखो अब एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पे, अब राष्ट्रपति के जब चुनाव होते हैं तो ना तो वोट आप डालोगे ना मैं डालूंगा, ठीक है। जब आप ही नहीं डाल सकते तो फिर मैं कौन सी खेत की मूली हूं, मैं भी नहीं डाल सकता
ठीक है ना। ओके, तो अब उसके लिए क्या है कि निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। निर्वाचक मंडल का मतलब होता है इलेक्टोरल कॉलेज, एक ऐसा लोगों का समूह जो क्या करेंगे, वोट डालेंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे, निर्वाचन में योगदान करेंगे, मतलब मतदान करने वाले लोग। मतलब एक बार आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो मतदाता है वो कौन है, उन पे चर्चा करते हैं। तो निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं वो कौन कौन होंगे। सबसे पहले कहा गया है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। आपको हर एक एक बात को बहुत ध्यान से और बहुत गौर से आपको इन चीजों को समझना है। अगर आप ये चीज समझ जाएंगे ना तो आप बहुत आसानी से इन चीजों को आगे तक आप क्लियर कैच कर पाएंगे। अगर मैं चाहता तो मैं राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को बिल्कुल शॉर्ट में समझा करके खत्म कर देता, क्योंकि इसका एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है मेरी तरफ से। परंतु मैंने ये सोचा कि बच्चों को बार बार मेहनत ना करनी पड़े और यहाँ पे सबको एक बार में एक कंटेंट मिल जाए और एक फ्लो में अपना चलता रहे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितनी शक्तियां भारत के संविधान ने राष्ट्रपति को दी उन सभी पर चर्चा करें, सिर्फ उन्हीं पर नहीं जो किताब में दी। ओके, तो अपन बिल्कुल विस्तार से और विस्तृत में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको एक समग्र जो ज्ञान जो मिलना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव जो नॉलेज मिलना चाहिए, वो मैं आपको दे रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं संसद के दोनों सदन। सबसे पहले तो बात करते हैं दोनों सदन हैं कौन कौन से। तो पहला लोकसभा, पहला क्या है, लोकसभा, और दूसरा है राज्यसभा। उसके बाद इन्होंने बोला है दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित का मतलब यह है जिनको चुना गया है, जिनको क्या करा गया है, चुना गया है, मतलब सिलेक्ट करा गया है, इलेक्ट करा गया है, चाहे वो जनता के द्वारा हो और चाहे जनता के प्रतिनिधियों द्वारा हो। ओके, तो अब लोकसभा में कितने मेंबर है टोटल भैया, 545। पर इन 545 में चुने हुए कितने हैं, 543। और ये दो एंग्लो इंडियन है, इनका मुद्दा वैसे भी खत्म हो गया है, तो अभी अपन चर्चा नहीं करेंगे। तो 543 निर्वाचित सदस्य हैं। अब उसके बाद आ जाओ, यहां पर है 245, इनमें से चुने हुए कितने हैं, 233, और मनोनीत राष्ट्रपति साहब ने कर रखे 12 वो। तो अब यहां पे क्या बोला, निर्वाचित, जो जनता द्वारा या जनता के प्रतिनिधि द्वारा इलेक्टेड होगा, मनोनीत नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रपति साहब ने मनोनीत कर रखा है। चाहे उस व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार से वोटिंग हुई हो, पर वोटिंग हुई होगी तो ही वो निर्वाचित कहलाएगा। बाकी अगर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है, उनको अपॉइंट करा गया है डायरेक्टली, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकता। तो अब टोटल कितने व्यक्ति हो गए वोट डालने वाले, 543 ये और 233 ये। चलो भैया देखते हैं आप लोगों ने कितनी मैथ्स पढ़ी 10th में। तो 3 और 3 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए, ठीक है। मेरी कैलकुलेशन सच में वैसे बहुत अच्छी है, इतनी गंदी नहीं है, ये तो आप लोगों के लिए कह रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे कर 4, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हुए बच्चों, 7। 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 और 7, ये भी 7। तो टोटल आप बताइए कितने सांसद वोट डालेंगे, 776। कितने सांसद वोट डालेंगे, 776 जो सांसद है वो वोट डालेंगे। तो निर्वाचन मंडल में सबसे पहले वोटिंग किसकी है, संसद के दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मनोनीत नॉमिनेट मेंबर्स वोट नहीं डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं। लोकसभा के इन 543 को डायरेक्ट जनता ने चुना है और इन 233 को राज्यों की विधानसभा के विधायकों ने चुना है, जो कि हम चुनाव वाले चैप्टर में पढ़ करके आ चुका है कि किस प्रकार से चुना है। तो राज्यों की विधानसभाओं के विधायकों ने चुना है, उन विधायकों को अपन ने चुना है, ठीक है ना। तो अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के जो प्रतिनिधि उनको भी अपन ही चुन रहे हैं। फिर है सेकंड, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और 28 के 28 राज्यों में विधानसभा है। 28 के 28 राज्यों में विधानसभा है। इन विधानसभा में जितने भी विधायक बैठे हुए हैं वो सारे के सारे वोट डालेंगे। अगर वहां पर भी राज्यपाल ने किसी को मनोनीत कर रखा है तो वो वोट नहीं डाल सकते। वहां पे डायरेक्ट जनता ने जिन लोगों को निर्वाचित करा है, जिनको चुना है, या जिन्होंने हमें चुना लगाया है, मतलब नेताओं ने है, ठीक है, या मतलब जनता ने जिनको चुना है वो लोग ही क्या कर सकते हैं, सिर्फ वोट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं करेंगे। विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आज मौजूदा दौर 6 राज्यों में ही है, तो फिर ये तो भेदभाव हो जाएगा ना। 6 राज्यों के तो ज्यादा वोटिंग और बाकी 22 राज्यों की कम वोटिंग, तो इसलिए विधान परिषद कभी भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं करती है। विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे। उसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब आपको पता है हमारे
3 ऐसी केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे विधानसभा है या मुख्यमंत्री बनते हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और एक जम्मू कश्मीर। ठीक है, 2019 में जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जिसमें से जम्मू कश्मीर को विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख को डायरेक्ट केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जहां पे विधानसभा नहीं होगी। तो यहाँ पर दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जिनको जनता ने डायरेक्टली चुना है, वो लोग भी वोट डालेंगे। ठीक है, तो वोट कौन कौन डाल रहा है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य डाल रहे हैं, राज्यों की सिर्फ और सिर्फ विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य डाल रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाएं दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही वोट डालेंगे। जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते। अब मतलब मान लो कि कोई सभा विघटित हो गई, मतलब वो अभी है ही नहीं, मतलब मेंबर्स नहीं, जैसे आप मान लीजिए जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में अभी कोई सदस्य है ही नहीं, ठीक है, चुनाव ही नहीं हुए, तो वो सभा विघटित हो गई, वो अभी नहीं है, तो उसके जो मेंबर्स है वो वोट डाल ही नहीं सकते, वो डालेंगे नहीं, है ही नहीं तो डालेंगे कहां से? संविधान में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य ही भी समानता हो। तो देखो, अब संविधान में ये प्रावधान करा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो समान रूप से हो। प्रतिनिधित्व समान रूप से रखने के लिए ही क्या करा गया कि विधान परिषदों को हटा दिया गया कि विधान परिषद वोट नहीं डालेगी, और राज्यों और संघ के मध्य भी समानता होनी चाहिए, और राज्यों के बीच में और संघ के बीच में भी क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वोटिंग होती कैसे, मतदान होता कैसे, वैसे देखिए, मैं अब इतनी उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने जब पहला जो वीडियो आया होगा प्रेसिडेंट का, उस वीडियो को देखने के बाद, वाइस प्रेसिडेंट का वीडियो देखने के बाद, इलेक्शन वाला जब अपन ने पूरा जो चैप्टर पढ़ा चुनाव और प्रतिनिधित्व वाला, उसमें मैंने आपको अलग अलग प्रकार चुनाव के बताए, तो शायद मैं अब ऐसा महसूस करता हूं कि आपको एकल संक्रमणीय मत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त मतदान, ये चीजें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप आज मुझे बताइएगा, क्या आप लोगों की इतनी समझ विकसित हो चुकी है कि भैया नहीं सर, अब तो हमें बहुत कुछ आने लगा है, ठीक है, अब तो हम सच में काफी कुछ जानने लगे, अब तो जैसे राष्ट्रपति के चुनाव की बात आती है हमारे दिमाग में सारी स्टोरी पहले से याद है, ये इस प्रकार से वोटिंग होती है, इस प्रकार से ये होती है। फिर भी चलिए अपन एक बार समझा देते हैं। देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है अनुपात, रेशियो के बेस पे, और यहाँ पे जो रेशियो के बेस पे मतलब इतना इतना मिलेगा, और ये जो रेशियो तय करे गए हैं, ये करे गए हैं बेटा जनसंख्या के आधार पे, पॉपुलेशन के बेस पे। जिस राज्य की जितनी पॉपुलेशन उसका उतना प्रतिनिधित्व, ठीक है, जितनी जनसंख्या उसका उतना ही क्या होगा? प्रतिनिधित्व होगा। इसीलिए क्या है कि यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 22 करोड़ लोग, यूपी में कितने करोड़ लोग हैं? 22 करोड़ लोग हैं। तो वहां पर 80 सीटें लोकसभा में है और 31 सीटें राज्यसभा में, सबसे ज्यादा वहीं से, ठीक है, 80 सीटें लोकसभा में और 31 सीटें राज्यसभा में। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यूपी में जब भी चुनाव होते हैं विधानसभा के, तो सारी पार्टियां पूरा जोर लगा देती है कि नहीं यूपी हमारे हाथ में होना चाहिए, क्योंकि यूपी से 31 राज्यसभा की सीटें जाएंगी, जो कि बहुत बड़ी मायने की बात रखती है। जब यूपी के विधायक हमारे होंगे तभी तो राज्य में सांसद, राज्यसभा में सांसद हमारे होंगे। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभा तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों को संख्या निम्न प्रकार निर्धारित होती है। देखिए, अब जब आप लोकसभा के चुनाव में वोट डाल रहे थे, जब आप नगर निगम और पंचायतों के चुनाव में जब आप वोट डालते हैं, तो आपको उस बात को क्या करना चाहिए? बिल्कुल ध्यान ही रखना चाहिए। ओके, हमें क्या करना चाहिए? उस बात को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि अगर देश का राष्ट्रपति वोट डाले तो भी एक, और देश का मजदूर वोट डाले तो भी एक, ठीक है। लोकसभा और जो पंचायती राज है उनमें तो यही व्यवस्था है कि एक एक वोट डाला जाएगा, परंतु यहां पर ऐसा नहीं है कि भैया राजस्थान का विधायक वोट डालेगा तो भी एक और यूपी का विधायक वोट डालेगा तो भी एक, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है कि वैल्यू डिसाइड करी गई है। क्या डिसाइड करा गया है? वैल्यू डिसाइड करेगी। अब वो वैल्यू कैसे डिसाइड होती है वो देखो, विधायक के मत का मूल्य, विधायक जो होगा, जो भी राज्य का विधायक है उनके मत का मूल्य, राज्य की कुल जनसंख्या। अब राज्य की जो कुल जनसंख्या, और ये राज्य की कुल जनसंख्या कौन सी मानी जाएगी? 1971 वाली। कौन सी मानी जाएगी बच्चों? 1971 वाली। राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित कुल सदस्य, और जितने निर्वाचित होंगे वो, और फिर 1/1000 से। जैसे अपन मान लेते हैं कि राजस्थान का उदाहरण लेते हैं, 1 करोड़ यहाँ पे टोटल जनसंख्या कितनी है? 1 करोड़ है, और 200 वहां पे निर्वाचित सदस्य हैं, तो 1/1000 आप भाग दे दीजिए,
तो 3 से 3 ये कट गए, 2 से 2 ये कट गए और ये 50। कितना हुआ बच्चों? 50। तो यहां पर एक जो विधायक जब वोट डालेगा तो उसके कितने पॉइंट हो गए? 50 पॉइंट हो गए। मतलब राजस्थान का एक विधायक ने वोट डाला तो 50, फिर दूसरे विधायक ने वोट डाला तो 50, मतलब हर एक वोट की जो वैल्यू होगी वो 50 होगी। अब ऐसे ही यूपी की जब आप निकालोगे तो और भी डिफरेंस आएगा। यूपी की जैसे 22 करोड़ जनसंख्या, कितनी है? 22 करोड़ है, और वहां पे 403 है, पर मैं 400 सीटें मान लेता हूं, ठीक है, राउंड फिगर के लिए। 3 से 3 ये कैंसिल, 2 से 2 ये कैंसिल, और 1 सेकेंड, 550, ठीक है। तो 550 के करीबन उनका मत वैल्यू या वोटिंग वैल्यू होती है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर एक विधायक की जो मत की वैल्यू होगी वो इस प्रकार से निकाली जाएगी। जनरली मैं आपको रियल में बताऊं, राजस्थान के एक विधायक की जो वोट वैल्यू होती है वो 129 होती है। राजस्थान की जो जनसंख्या वो 2 करोड़ समथिंग कुछ ऐसा जाती है, तो वो 129 उनकी एक विधायक के वोट की वैल्यू होती है। तो ये तो अब क्या होगा कि भैया एक एक विधायक के वोट की वैल्यू निकाली, जैसे हमने राजस्थान की निकाली। अब राजस्थान की एक विधायक की वोट की वैल्यू कितनी है? 129। टोटल निकाल कर देंगे 200 से। जब 200 से आप करोगे तो कितना आएगा भैया? 18 हासिल की 1 4 5 2, ठीक है। तो टोटल ये आएगा 2 लाख, ठीक है, 25,800 टोटल ये हो गया। मतलब राजस्थान के जितने भी टोटल विधायक है उन सबका टोटल कितना होगा? 25,800 होगा। इस प्रकार से यूपी का भी निकाल लिया जाएगा, सारे राज्यों का निकाल लिया जाएगा। ये तो हो गई विधायक के मतों की मूल्य। अब बात करते हैं संसद की, सभी राज्यों के विधायकों के कुल मतों का मूल्य, ठीक है। अब हमने जैसे राजस्थान के विधायक का निकाला, यूपी के विधायक का निकाला, सबका कर लेंगे, सबका हमने टोटल कर लिया। और टोटल करने के बाद संसद के निर्वाचित सदस्य कितने थे बच्चों? 776। अब इसमें हम लोग डिवाइड दे देंगे, और डिवाइड देते हैं जब हमारी जो यहाँ पे वैल्यू आती है वो आती है 708। कितनी आती है? 708। तो एक सांसद जब वोट डालता है तो कितनी होती है बच्चों? 708। कितनी होती है? 708। और यहां पे जो टोटल जो आप बात कर रहे हैं कि टोटल राज्यों का कितना आता है, तो टोटल जो राज्यों का आएगा वो 549,495 आएगा, ठीक है। 5,49,495। जब आप सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की टोटल वोट वैल्यू को मिला लेते हैं तो कितना आएगा? 5,49,495 आएगा। फिर इसमें हम 776 का भाग देते हैं और जो आंसर आता है उसको राउंड ऑफ कर करके 708 कर लेते हैं। अब ये 708 आया, ये एक सांसद की वैल्यू है। अब एक सांसद की वैल्यू है, टोटल कितने? 776। अब इसको आप क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे। मल्टीप्लाई करिए 48 42, ओके, 56 49 6594। तो 8 10 3 8 14 5 10 19, ये लीजिए। तो हमारा कितना आया? 549408। ये आप जब टोटल सभी सांसदों का मिला लेते हैं तो टोटल इतना होता है। आपने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधायकों को मिलाया तो इतना होता है। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ लेना है। 549495 आप जोड़ लीजिए, फिर 549408 को आप जोड़ लीजिए। तो 8 और 5 13 बच्चों, हासिल की 1 10, हासिल की 1 9, 18, हासिल की 1 9 और ये 10। तो टोटल कितना हुआ है? 10,98,903, ठीक है, 10,98,903। तो आप जब देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव जब होते हैं तो इनको इतने पॉइंट्स मिले, इनको इतने पॉइंट्स मिले, तो टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 10,98,903 हम लोगों को क्या करना है? कवर हम लोगों को करना ही होगा। तो 10,98,903 टोटल जो वैल्यू है वो आपकी होगी। विधायकों की मैंने बता दी और सांसदों की मैंने बता दी, एक एक विधायक की भी बता दी, ठीक है। जैसे राजस्थान के एक विधायक की 129 होती है, फिर हमने उनको मल्टीप्लाई कर लिया। पूरा सिस्टम मैंने आपको समझा दिया। अब आ जाओ उस पे, इलेक्शन प्रोसीजर पे। अब इलेक्शन प्रोसीजर में क्या होता है उस व्यवस्थाओं को हमें समझना होगा। अब यहां पर क्या होगा? वोटिंग करवाई जाती है। जैसे कि पहले अपन राजस्थान में चलते हैं।
पहुंच गए राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान के विधायकों को वोटिंग के लिए एक बैलेट पेपर दिया जाता है। बैलेट पेपर का अर्थ क्या होता है, जैसे कि इस प्रकार का एक पेपर सा उनको दिया जाएगा, वो पेपर दिया जाएगा, ऊपर लिखे हुए होंगे प्रेसिडेंट इलेक्शन, आप देख सकते हैं, वैसे देखेगा नहीं इसमें, प्रेसिडेंट इलेक्शन। और जैसा कि मैंने यहां पर माना है कि 4 सदस्य खड़े होंगे, ए बी सी डी, कितने मेंबर्स खड़े होंगे, 4 मेंबर्स खड़े हुए हैं, तो ए बी सी डी खड़े हुए। अब हम क्या करेंगे, जो जैसे मैं एक विधायक हूं राजस्थान का, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मुझे ये नहीं बताना ए बनना है, भी मुझे वरीयता देनी है कि भैया सबसे पहले तो सी बने, अगर सी नहीं बन पाए तो ए बने, और ए भी नहीं बन पाए तो बी, और नहीं तो फिर डी। इस प्रकार से मैंने क्या कर लिया, सबको वरीयता दे दी। वरीयता देने के बाद मैंने इसको यूं फोल्ड करा, ओके, यूं फोल्ड कर दिया, और फोल्ड करने के बाद वहां पे एक डिब्बा पड़ा है, उस डिब्बे में ले जाकर के मैं ऐसे डाल दूंगा। ठीक है, यूं मैं डिब्बे में डाल दूंगा, डल गया, मेरा वोट डल गया। मैंने अब जो वोट डाला है उसमें कितने वैल्यू हुई है, 129 पॉइंट गए, 129 पॉइंट। मैंने जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है उसके में कितने पॉइंट जुड़ गए हैं, 129 जुड़ गए। कितने जुड़े हैं, 129, 129, क्योंकि मैं राजस्थान का विधायक हूं। इस प्रकार से राजस्थान के सभी विधायकों की काउंटिंग हो जाएगी। फिर उस प्रकार से ही अलग अलग राज्यों का होगा, और फिर क्या होगा, पूरे सांसदों की भी सबकी वोटिंग हो जाती है। अब वोटिंग होने के बाद आता है मजा। मजा में ऐसे मान लीजिए, मैं ये कहता हूं कि टोटल 100 ही वोट है। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए अपन मानते हैं टोटल 100 ही वोट है, और अपने पास सदस्य हैं 4, ए बी सी और डी। चलो बताओ किसको जीता है, किसको जीता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80 90 पूरे 100, चलो सी को जिताएंगे आज। ठीक है, अपने हाथ में बेटा, यहाँ पे रिजल्ट्स अपने हाथ में, अपन चाहे जिसको जिता सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स की सबसे बढ़िया बात यही होती है, सब कुछ अपने हाथ में, चाहो जिसको जिताओ। चलो आज सी को जिता रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जब मौका मिलेगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में और किसी को जिताएंगे, सी तू बाहर हो जाएगा अगली बार। चलो, तो यहां पर अब क्या है कि अगर जिसको राष्ट्रपति बनना है तो उसको क्या है कि जो टोटल है उसका 50% प्लस 1 तो चाहिए ही चाहिए, मतलब उसको 51 वोट चाहिए ही चाहिए। यहां पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली जो है हम वोटिंग तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जीता वही आगे वाली प्रणाली यहां पर नहीं है। तो अब क्या हुआ, इन 100 में से जो 100 वोटर्स थे, 100 वोट थे, अब उनमें से क्या करा कि 20 जनों ने ए को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। अब क्या हुआ, सबकी पर्चियां खुलेंगी। ठीक है, सबकी पर्चियां खुली। अब जैसे ये वाली पर्ची आई, इस वाली पर्ची में देखा गया ए को फर्स्ट पे रखा है, तो ये ए के डिब्बे में डाल दी। ठीक है, और फिर देखा बी को फर्स्ट पे रखा है, बी वाले डिब्बे में डाल दी, डी को फर्स्ट पे रखा है, डी को, सी का डब्बा भी अपन बना देंगे, तो 4 डिब्बे यहाँ पे वो रख लेंगे। तो जिन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे किन किन को रखा है, ए को रखा है ए के डिब्बे में, सी को रखा है सी के डिब्बे में, डी को रखा है डी के डिब्बे में चली जाएंगी। तो इस प्रकार से क्या फर्स्ट प्रायोरिटी वहां पे देखी जाती है। तो इन 100 लोगों में से 20 ने क्या करा, ए को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, नहीं ए ही राष्ट्रपति बनना चाहिए, और 25 ने रखा बी को कि नहीं भैया बी बनना चाहिए, और 40 लोगों ने रखा सी को। तो कितने हो गए भैया, 45 और 40। ठीक है, अब बचे 15, तो 15 लोगों ने डी को बोला डी क्या बनना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे बनना चाहिए। परंतु हमें चाहिए 51, तो अभी तो 51 तो किसी को भी नहीं मिले, तो फिर हम क्या बोलेंगे, डी भैया को बोलेंगे चलो बाहर जाओ आप, ये बाहर चला गया। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, डोर से बाहर कर देंगे, डी फॉर डोर, डोर से हम बाहर कर देंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। अब बाहर निकाल देंगे तो इसको जो 15 वोट मिले हैं, ठीक है, अब इसका डिब्बा खोलेंगे, इसके डिब्बे की पर्चियां फिर से निकालेंगे। अब इसके डिब्बे में कौन सी पर्चियां डाली गई थी, वो पर्चियां डाली गई थी जिन्होंने डी को फर्स्ट पे रखा कि डी ही राष्ट्रपति बनना चाहिए। उन्होंने सेकंड पे भी किसी को रखा होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन 15 में से ये देखते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या करा है कि सेकंड पे किस किस को रखा है। अब इनमें से हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भैया 9 लोगों ने सी को सेकंड पे रखा था। ठीक है, उसके अलावा 3 लोगों ने बी को रखा और 3 लोगों ने ए को रखा। ओके, तो क्या हुआ, 15 थे, तो 9 ने सी को सेकंड पे रखा, 3 ने बी को सेकंड पे रखा और 3 ने ए को सेकंड पे रखा। ये सारे के सारे फर्स्ट पे तो डी को रखते ही थे। अब देखो अब टोटल कितना हुआ, 23, 28 और ये 49। और अभी भी यहां पे तो 51 नहीं हुआ, तो अभी फिर एक को बाहर करेंगे। तीनों में से कम किसका है, ए का। ए का क्या है 23, ए का क्या है 23। अब 23 जो ये है, अब इनमें से इन लोगों ने क्या है, ए को प्राथमिकता दी थी। भाई 20 ने तो ए को फर्स्ट पे रखा था ना, 20 ने तो ए को फर्स्ट और 3 ने सेकंड पे रखा। तो अब हम इनमें से देखेंगे कि कितने लोगों ने ए के बाद प्राथमिकता बी और सी में से किसको दी। तो यहां 23 में से हमें पता चलता है कि जो 15 लोग हैं उन्होंने सी को प्राथमिकता दी कि ए के बाद अगर कोई बने तो सी बने,
और बाकी कितने रह गए 8, और 8 ने बोला बी बने, तो अब जोड़ लीजिए 36 और इनका कितना हो गया भैया 64। अब चाहिए 51 और मिल कितने गए 64। तो हमारे जो सी भैया हैं वो क्या बन चुके हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो इनको बहुत 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 बधाई। ठीक है, सी भैया क्या बन चुके हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये राष्ट्रपति की पूरी व्यवस्था है। राष्ट्रपति का चुनाव मतलब इतना डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है, इतना डिफिकल्ट है नहीं, ये बस समझने का खेल है कि जैसे कि आज अपन ने बिल्कुल आसान भाषा में आसान शब्दों में अपन ने इसको समझ लिया। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्या होता है, टोटल वोट्स देखे जाते हैं। ठीक है, अपन ने वोट नहीं देखे अभी यहाँ पे कि भाई राजस्थान के विधायकों का जो वोट है 129, उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन थोड़ी बहुत डिफिकल्ट होती है, पर निर्वाचन आयोग उसे बहुत आराम से और आसानी से कर लेता है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उसको कर लेता है। फिर वोटिंग की काउंटिंग होती है। वोटिंग हमारे पास टोटल कितनी थी बच्चों, आ जाओ, वोट थे 10,98,903। याद रखना कितने हैं, 10,98,903। और अब हमने क्या बोला कि 50% प्लस 1 होना चाहिए। तो इसका 50% मतलब मैं इसको 2 से डिवाइड दे दूं, 2 से डिवाइड दे दूं, तो 2 से डिवाइड दूंगा तो कितना 5, 4, 9, 4, 5, 1.5। ठीक है, ये आया। तो मैं क्या करता हूं, 5, 4, 9, 452 कर देता हूं। ओके, 400 राउंड फिगर कर दिया, और मुझे प्लस 1 चाहिए, तो इसलिए मैं कहता हूं कि 5,49,453 वोट किसी ना किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए। कितने पॉइंट वैल्यू चाहिए, 5,49,453 चाहिए। अब यहां पे जो 64 आए हैं वो जरूर 5,49,453 से ज्यादा ही होंगे, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है या बन सकती है, नहीं तो नहीं बन सकता। तो इतना वोट वैल्यू आपको चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी जो राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया है वो पूरी चुनाव प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुल वैध मत डिवाइड बाय 2 प्लस 1, ये आपको फॉर्मूला अपनाना पड़ता है। इस प्रकार से वोटिंग होती है, इस प्रकार का बैलेट पेपर दिया जाता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, जैसे कि पहले रामनाथ कोविंद जी 2017 में चुने गए, फिर अब भी द्रौपदी मुर्मू जी 2022 में चुनी गई है। अब अगले राष्ट्रपति के जो चुनाव होंगे वो 2027 में होंगे। कब होंगे, 2027 में। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता है। तो राष्ट्रपति का डायरेक्ट जनता निर्वाचन नहीं करी। किन किन ने भाग लिया, सांसदों ने, जिनको हमने चुना, और हमारे विधायकों ने चुना। फिर कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, विधायक, जिनको हमने चुना। तो डायरेक्ट जनता नहीं चुन रही है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष तरीके से हो रहा है, मतलब अरेंज मैरिज वाला से जो अपन फॉर्मूला लगाते हैं वो वाला से, मतलब बिचौलिया है, मतलब अपन डायरेक्ट वोट नहीं डालेंगे, दूसरे व्यक्ति वोट डालेंगे। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। तो इसका अर्थ यह हो गया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसको आम नागरिक नहीं चुनेंगे बल्कि निर्वाचित विधायक और जो सांसद है वो लोग चुनते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत पर आधारित है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यह भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, और एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब क्या है, यहां पर हम संक्रमण का मतलब क्या, ट्रांसफर करते जाएंगे, हम वोट को ट्रांसफर करते गए। जैसा कि हमने देखा ए, बी, सी और डी। ठीक है, अभी किसी को 51 नहीं मिला तो हमने क्या करा, डी को बाहर करा और उसके वोट ट्रांसफर कर दिए ए, बी, सी में। फिर भी नहीं मिला तो हमने ए के वोट भी ट्रांसफर कर दिए बी और सी में। तो ट्रांसफर होता रहता है, संक्रमणीय जो है ट्रांसफर होता रहेगा। तो एकल संक्रमणीय मत है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व ये एक क्या है, चुनाव की विधि है। इसमें पार्टी लिस्ट भी होती है और एकल संक्रमणीय मत भी होता है। यही तरीका राज्यसभा के चुनाव में भी अपनाया जाता है। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। ठीक है, संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से उसके पद से हटा सकती है, यह भी जानेंगे। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। देखिए, अब पहले तो ये समझते हैं महाभियोग है क्या, और फिर बात आगे की आगे करेंगे। महाभियोग, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है बेटा इंपीचमेंट। यह इंपीचमेंट का प्रोसेस देश के राष्ट्रपति को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, महाभियोग वो प्रक्रिया या वो प्रोसेस है जिससे देश के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इनको हटाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये एक्चुअल में है क्या, सबसे पहली बात तो महाभियोग कब इस्तेमाल होगा, मतलब कब राष्ट्रपति को आप हटा सकते हो, तो संविधान ने कहा है संविधान के उल्लंघन पर। कब आप राष्ट्रपति को हटा सकते हो, संविधान का उल्लंघन जब होगा तब हटा सकते हो। उल्लंघन का मतलब क्या है कि आप संविधान
को नहीं मान रहे, संविधान के खिलाफ जाकर के आप कोई काम कर रहे हैं। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आपका चालान कब कटता है? जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं। कानून का उल्लंघन का मतलब क्या है? कानून कहता है हेलमेट लगाओ, मैंने नहीं लगाया, काट दो चालान। तो संविधान का उल्लंघन करने पर ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और हटाए जाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो महाभियोग है। पर संविधान का उल्लंघन का मतलब क्या है, ये एक्सप्लेन नहीं करा कि भाई ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कि संविधान के उल्लंघन में आती है, कि भाई ये अगर करोगे तो संविधान का उल्लंघन नहीं है, और अगर ये नहीं करोगे तो ये संविधान का उल्लंघन है। मतलब एक्सप्लेन संविधान निर्माताओं ने नहीं कराया कि संविधान का उल्लंघन का मतलब है क्या, बस इतना बोला है कि संविधान का उल्लंघन। अब संविधान के उल्लंघन मतलब कोई भी ऐसा प्रावधान जो संविधान में है और आप उस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो संविधान का उल्लंघन है। उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? अब महाभियोग की प्रक्रिया में कौन पार्टिसिपेट करता है? संसद पार्टिसिपेट करती है। संसद में कौन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति साहब तो है ही, तो राष्ट्रपति साहब पे तो अभी हटाने की प्रक्रिया चल रही है, तो उनको तो हम काउंट करेंगे नहीं। तो अब क्या होता है, जब भी ऐसा लगे कि नहीं राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो दोनों हाउस में से, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों हाउस में, जैसे मैं मान लेता हूं लोकसभा में टोटल कितने हैं? 545 मेंबर है, और यहाँ पे कितने हैं? टोटल 245 मेंबर है। पहले तो एक बात बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात यह है, यहाँ पर वोटिंग किस किसने करी थी? 543 ने, 2 एंग्लो इंडियन ने नहीं करी थी। पर जब इंपीचमेंट होगा, महाभियोग होगा, तो वो वोटिंग करेंगे, तो वो बताएंगे कि हाँ हम भी हटाना चाहते हैं। और यहाँ पे 233 ने वोट करा था, 12 ने वोट नहीं करा, पर महाभियोग में वो भी पार्टिसिपेट करेंगे कि हम हटाना चाहते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्वाचन प्रक्रिया में जो मनोनीत है, नॉमिनेटेड है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट है, वो लोग वोट नहीं कर रहे हैं, पर उनकी हटाने की प्रक्रिया में भागीदारी ले रहे हैं। और विधानसभाओं के जो केंद्र शासित विधानसभाएं हैं, राज्यों की विधानसभाएं, उनके विधायकों ने चुनने में इंपोर्टेंट भूमिका निभाई है, पर हटाने में उनका कोई भी योगदान नहीं है। राष्ट्रपति साहब कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे बोले यार एंग्लो इंडियन ये क्या बात हुई है, मैंने तुझको अपॉइंट करा, हाँ तुझे नॉमिनेट करा, और तुम 12 लोग क्या कर रहे हो भाई, हाँ मैंने तुम्हें नॉमिनेट करा यार, तुम मुझे हटाओगे, मुझे हटा रहे कैसे? अरे यार वोटिंग के टाइम पे तो कह रहा नहीं हम वोट नहीं करेंगे, और हटाने के टाइम पे तुम लोग आगे आ गए। ऐसी गद्दारी कौन करता है यार भाई? मैंने तुम्हें राज्यसभा में पहुंचा दिया, मैंने तुम्हें लोकसभा में पहुंचा दिया, कोई जानता नहीं था, मैंने तुम्हें यहां तक लेकर के आ गया, तो मुझे हटाओगे? पर हटाएंगे वो, ठीक है, वो देश का संविधान कहता है कि वो लोग उसमें कर सकते हैं। अब प्रोसीजर क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए कि अब राष्ट्रपति ने कोई संविधान का उल्लंघन कर दिया, तो सबसे पहले क्या होगा, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी हाउस के, जैसे मैं लोकसभा का मान लेता हूं 1/4 लोग, 1/4 लोग, तो 1/4 पहले तो आप इसका निकालिए, 1, तो अब मैं ये कहता हूं 137 लोग, कम से कम 137 लोग क्या करें, रिटर्न में लिख करके एक प्रस्ताव जारी करें, और 14 दिन का नोटिस किसको दे? राष्ट्रपति को दे, कि हम राष्ट्रपति साहब को हटवाना चाहते हैं, उन्होंने संविधान का उल्लंघन करा, ये बात है। तो वो क्या होगा, नोटिस जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति साहब के पास, कि हाँ हम आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलाना चाहते हैं। तो अब जनरली क्या होता है कि वैसे तो 14 दिन में जब नोटिस जाता है तो राष्ट्रपति खुद ही हट जाता है, उसको ऐसा लगता है कि यार ऐसा हो रहा तो ठीक है मैं खुद ही हट जाता हूं, तो 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है। अब 14 दिन के नोटिस के बाद क्या होगा, ये तो एक तरीके से आपने अनाउंसमेंट करा है कि हम महाभियोग करने वाले हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले अनाउंसमेंट करा था ना, अब आपके लिए आएगा आर्ट्स का चैनल, ठीक है, अब होगी आर्ट्स के बच्चों की धमाकेदार तैयारी, वो अनाउंसमेंट था, ठीक है, पर वीडियोस आना फिर बाद में शुरू हुए। तो उसी प्रकार से क्या है कि पहले आपने अनाउंसमेंट करा कि हम महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करेंगे, अभी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई नहीं है। 14 दिन के नोटिस के बाद राष्ट्रपति का कोई जवाब आता है और कुछ आता है तो बात एक अलग है, नहीं तो बाद में फिर वो प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अब प्रक्रिया आगे बढ़ने के लिए क्या होगा, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, कोई से भी 2/3, अब जैसे लोकसभा से शुरुआत हुई, 545 के 2/3 मेंबर साइन कर करके ये कहे कि हाँ हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, और यहां पर राष्ट्रपति को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, राष्ट्रपति को अपने विचार रखने का मौका मिलेगा कि नहीं मैं गलत नहीं हूं, मैंने ऐसा करा नहीं, मैं संविधान के पक्ष में जो भी बात है वो रखेंगे। तो अपनी बात रखने का, अपना प्रतिनिधित्व का अधिकार उनको भी दिया जाएगा। फिर दूसरे हाउस में जाएगी राज्यसभा में, या राज्यसभा ने शुरुआत करी है 245 का 2/3 इन्होंने शुरुआत करी है, तो वो लोकसभा में जाएगा, और दूसरे हाउस की जिम्मेदारी यही है कि उन चीजों को चेक करे। लोकसभा ने राज्यसभा के पास भेजा तो राज्यसभा की जिम्मेदारी चेक करे कि हाँ यार मामला तो सही है, राष्ट्रपति ने ये काम करे हैं तो गलत है, तो वो पूरा चेक करे। फिर राज्यसभा में उसे 2/3 से अगर पास कर देती है, पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देना होगा, राष्ट्रपति हट जाएगा।
ये कहलाती है महाभियोग की प्रक्रिया। अब 2/3 का मतलब है बेटा 75%, 75%, ठीक है। और 75% होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। अगर किन्हीं पार्टियों की, पहली बात तो लोकसभा में ही किसी पार्टी के 75% मेंबर्स नहीं है, ठीक है, और राज्यसभा में तो होते ही नहीं है 50% ही नहीं होते, तो 75% से आप हटा सको राष्ट्रपति को, तो मतलब राष्ट्रपति को हटाना मतलब बहुत खतरनाक काम है, बहुत इतनी आसानी से आप नहीं हटा सकते, ठीक है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि भारत में आज तक राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं करा गया, आज तक नहीं करा गया। राष्ट्रपति के प्रति चाहे कोई सी भी पार्टी का व्यक्ति हो, उनके मन में सम्मान का भाव ही रहता है, ठीक है, सम्मान का भाव ही रहता है। और राष्ट्रपति हम बनाते भी एक ऐसे व्यक्ति को ही है जिन सच में सम्मानीय व्यक्ति हो, जो सच में बहुत उनकी इज्जत करने लायक व्यक्ति हो, जो बहुत अच्छा व्यक्ति हो। और जैसे मैंने आपको लास्ट के वीडियोस में कहा कि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र शक्तियां, तो ये जितने भी सांसद हैं इनको पता है कि राष्ट्रपति को हटाने से क्या होगा, हटाओ तो हटाओ, प्रधानमंत्री को हटाओ, ठीक है, मंत्रियों को हटाओ, ठीक है, उनको हटाने से क्या होगा, और अगली बार जब चुनाव हो तो हमारे से ज्यादा सांसद जीत करके आए। तो राष्ट्रपति सम्मानीय पद है हमारे देश के लिए, देश का सबसे बड़ा पद है, सर्वाधिक आप कह सकते हैं सर्वोच्च जो पद है वो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की जो हटाने की प्रक्रिया वो भी बता दी, तो चुनने की प्रक्रिया और हटाने की प्रक्रिया दोनों मैंने आज आपको समझा दी है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है, ठीक है। तो अब हम वापस आ जाते हैं हमारे चैप्टर वाली बातों पे। तो राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य होगा। राष्ट्रपति की शक्ति पर उठे विवाद के कारण संविधान का संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है, ठीक है। तो मतलब अब राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सारी जो एडवाइस है, सलाह है, वो माननी पड़ेगी, वो बाध्य है, बाउंडेशन में उसको मानना ही पड़ेगा। बाद में एक और संशोधन के द्वारा यह निर्णय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर एक बार पूर्ण विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन उसे मंत्रिपरिषद के द्वारा पूर्ण विचार के बाद दी गई सलाह को मानना ही पड़ेगा। देखिए, हम जो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्ति। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति और राष्ट्रपति की विशेष शक्तियां, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं, राष्ट्रपति को जो मंत्रिपरिषद एडवाइस दे रहा है तो वो एडवाइस माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए, कितनी बार लौटा सकता है, कौन से बिलों को लौटा सकता है, ये सारी चीजें हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी इस पॉइंट को आप यहीं छोड़ दीजिए और आज के पॉइंट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और महाभियोग। बेटा महाभियोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। काफी बार पूछा जाता है, काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, काफी लोगों को नहीं पता होता है, पर मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझा दिया है। ऐसे प्रोसीजर्स की आप प्रैक्टिस करा करो जो आपको बिल्कुल एक बार साथ दिमाग में ही आपके बिल्कुल बैठ जाए। ओके, तो आप मुझे बताइएगा आज का सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग कराए। जो अच्छा ज्ञान है ना, अच्छा ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बांटो, ज्यादा से ज्यादा लिंक भेजो, और लिंक भेजते समय आपके हाथ हिचकिचाने नहीं चाहिए कि यार मैं स्कूल वाले को भेजूं, कॉलेज वालों को, आप सबको भेजो, सबको भेजो। ओके, और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।